हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 17 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज़ रहेगी आज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है और इंडियन डायस्पोरा जो है, जो काफ़ी भारतीय जो है वहाँ पर काम करते हैं खाड़ी देशों में, वो कितने हैं और उनसे संबंधित कोई मुद्दे हम देखेंगे। अगेन सेकंड नंबर का जो टॉपिक है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये क्या होते हैं, इनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। अगेन एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक एडिटोरियल से संबंधित है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस एंड हमने आज न्यूज़ कहाँ कहाँ से सेलेक्ट की है ये देखते हैं। हमारी न्यूज़ जो रहती है वो सिर्फ एडिटोरियल से संबंधित नहीं रहती है, केवल कुछ टॉपिक्स अगर पूरे न्यूज़पेपर में कोई इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी हम लेते हैं। तो एडिटोरियल में आज अक्रॉस द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो यहाँ से एक टॉपिक लिया है, ए ब्लूप्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी। बाकी यहाँ चिदम्बरम साहब ने गवर्नमेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, तो इतने हमारे काम के पॉइंट्स नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहाँ से एक सीखने वाली बात है हमारे लिए। यहाँ पर जेई मेंस जो हमको कोई लेना देना नहीं, यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ छोड़ दिया है। वर्चुअल रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी में यहाँ पर टेलीमेडिसिन है, तो टेलीमेडिसिन जस्ट हमको याद रखना है कि टेलीमेडिसिन में क्या होता है कि शहर में कोई बैठा व्यक्ति अगर रिमोट एरिया है, कोई गांव है, वहाँ पर इलाज कर पाता है यहाँ से बैठे बैठे बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसे या कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से परामर्श दे देता है लोगों को, दूर बैठे हुए व्यक्ति को, तो उसे क्या बोलते हैं, टेली मेडिसिन। मीन्स यहाँ पर डॉक्टर और मरीज के बीच में, पेशेंट के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है बातचीत करने का, इलाज करने का, तो उसी को क्या बोलते हैं, टेली मेडिसिन। और कोरोना वायरस के टाइम में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। विल द एविएशन इंडस्ट्री रिकवर फ्रॉम द पेंडेमिक, तो यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री नॉट ओनली अफेक्ट बाय द पेंडेमिक, ऑलरेडी अफेक्टेड। हमने देखा है कि एयर इंडिया कई रीजन्स के कारण दिवालिया हो गई है, तो पेंडेमिक का बहाना यहाँ एक हम नहीं कह सकते कि जस्ट पेंडेमिक। तो ये सब इन्होंने अपने व्यूज लिखे हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ से एसबीआई और यहाँ पर एनबीएफसी, एक टर्म आई है बार बार न्यूज़पेपर्स में आती रहे, तो एनबीएफसी का आज हम डिस्कशन करेंगे कि एनबीएफसी रियल में होता क्या है, और यूपीएससी में इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो खाड़ी सहयोग परिषद के देश, इन देशों में लगभग 8 मिलियन मीन्स 80 लाख भारतीय काम करते हैं, जिसमें 20 लाख के 20% स्किल्ड मीन्स कुशल जिनको अच्छे से काम आता है, 30% सेमी स्किल्ड और 50% अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, उनको कोई भी कार्य दे दो करेंगे लेबर टाइप। ये सभी व्यक्ति जो है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारे संबंधों को लेकर, किससे, जो भी खाड़ी परिषद के देश हैं उनसे, मीन्स खाड़ी के वाले देश है, अरेबियन कंट्रीज है। 40% टोटल जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस आता है, जो निजी संप्रेषण, अभी हमने पहले भी देखा था बीओपी का पार्ट है, और बीओपी में भी 2 पार्ट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, एक इनविजिबल और एक विजिबल। इनविजिबल या सर्विस अकाउंट, उसमें आता है प्राइवेट रेमिटेंस। होता क्या है, जो गल्फ इंडियन या बाहर जो देश में काम करते हैं वो अपनी फैमिली को इंडिया में पैसे भेजते हैं, उसे ही बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। खाड़ी सहयोग परिषद की अगर बात करें तो क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है, मींस काफी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिमिलरिटीज इनके बीच में है। यहाँ पर लोगों का आना जाना, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये इजीली हो सकता है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें प्रेजेंट में 6 कंट्रीज हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इवन दो इराक गल्फ या अरेबियन कंट्रीज वाला पार्ट है, बट फिर भी वो खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, तो इराक को याद रखना अच्छे से। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यहां पर एनबीएफसी एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड रहती है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। मींस एनबीएफसी एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत की जाती है हमेशा। अब एनबीएफसी का अगर कार्य देखें तो ये लोन बांटती है लोगों को, एडवांसेस देती है, मीन्स
कोई लोन जरूरी नहीं है, पैसा भी देती है काफ़ी। एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज, मीन्स जितनी भी गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी निकालती है, कोई बॉन्ड निकालती है, तो उनमें पैसा लगाते हैं, उनका भी अधिग्रहण करती है कौन? एनबीएफसी। यहाँ पर जस्ट एक बार देख लेना मैप। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान, तो ये सभी 6 देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। अब एनबीएफसी पे आते हैं। एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है? एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। अब डिपॉजिट 2 प्रकार के होते हैं। जब भी हम बैंक में जाते हैं डिपॉजिट करवाने, तो एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है समय जमा या टाइम एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसको कहते हैं कि मैं आज बैंक में गया, मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाया, कल दूसरे दिन मुझे जमा पड़ गई, तो मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मैं जब मांग करूंगा तो मुझे मेरा डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तो ऐसे डिपॉजिट के लिए 2 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं बैंक में, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, चालू खाता या बचत खाता। तो ये डिमांड डिपॉजिट मीन्स बचत खाता या सेविंग अकाउंट हम कहाँ नहीं खोल सकते? एनबीएफसी में। यहाँ पर समय जमा कराई जा सकती है। जैसे मैं 1 साल के लिए अपना पैसा जमा करा देता हूँ, तो इसे बोलते हैं टर्म जमा, उससे पहले मैं पैसा नहीं निकालूंगा, इसे फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो ये एनबीएफसी में करवाया जाता है। एनबीएफसी में मिनिमम 12 मंथ के लिए और मैक्सिमम 60 मंथ के लिए पैसा जमाया करवा जा सकता, मीन्स 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए पैसा जमा करवाया जा सकता है। ये एनबीएफसी चेक जारी नहीं कर सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एनबीएफसी का जो इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम, वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इससे ज़्यादा पैसा पर आप लोन नहीं दे सकते हो, जबकि बैंक्स निर्धारित करती है। एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी देता है। मीन्स अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो 5 लाख रुपए तक हम, अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आरबीआई की एक संस्था है जो हमको 5 लाख तो का गारंटी करके देती है, बीमा हमारे पैसे के ऊपर। तो इसको पहले 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए तक का था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? जब से महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करप्शन हुआ है, वो डूबी है, तब से इसको 5 लाख कर दिया गया है। ये एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। बैंक्स वाले डिपॉजिटर्स को इसको केवल फायदा मिलता है। एक टॉपिक है आयुष्मान भारत, पहले न्यूज में आ चुका है, इसलिए टॉपिक से कंफ्यूज नहीं होना कि 4th नंबर डाला हुआ है, ये पुरानी न्यूज़ों में आया हुआ है, तो वहां से हमने टॉपिक लिया है। आज हमने देखा है कि जो इकोनॉमिक आगे क्या क्या होना चाहिए, चिदम्बरम साहब ने लिखा, वहां से ये टॉपिक को उठाया। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत में 2 योजनाएं आती है एक साथ। एक आती है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जहां प्राथमिक सेवा दी जाएगी। जैसे हम जाते हैं तो बुखार, थोड़ी कोई मेडिसिन, कोई स्क्रीनिंग करना, जांच करना, इसको बोलते हैं प्राथमिक, जो गांव लेवल पे रहते हैं, तहसील लेवल पे रहते हैं। दूसरे जो कंपोनेंट आयुष्मान भारत का, उसको बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 2018 में रांची से स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, चाहे सदस्य कितने भी हो फैमिली में, सबको इसका लाभ मिलेगा। और ये जो 5 लाख रुपए मिलेगा, इसका डिसाइड किया जाएगा पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली, गरीब जो परिवार है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस मीन्स जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, मीन्स यहाँ पर पैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिया जाना है। अगर कोई स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, मीन्स केंद्रीय क्षेत्र, तो वहां पर 100% पैसा कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस योजना के तहत तृतीय और द्वितीयक सेवा, मीन्स यहां पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा, उसका खर्चा देती है गवर्नमेंट 3 दिन पहले और 15 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर तक का खर्चा आपको देती है, जिसमें 5 लाख रुपए कैश नहीं रहता। यहां पर कैसे देते हैं? बाय डीबीटी, मीन्स डायरेक्टली जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया उसके खाते में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसके संबंध में कथनों पर विचार कीजिए।
ये 2013 का क्वेश्चन है। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां मीन्स सिक्योरिटीज का एक्विजिशन नहीं करते, मतलब उसमें भाग नहीं ले सकते, जबकि हमने हाल ही में देखा है कि ये एक्विजिशन में भाग ले सकते हैं। और जितने भी मैंने एनबीएफसी के जो लक्षण लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, वो डायरेक्टली आरबीआई की साइड से जाकर लिखे हैं कि आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए क्या क्या कहा है। तो कोई भी टॉपिक हो, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स रहते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से कलेक्शन किए हुए रहते हैं, तो विदाउट एनी टेंशन के उनको आप यूज करें। तो यहाँ पर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग ले सकते हैं, जबकि यहाँ बोला नहीं ले सकते, तो गलत हो जाएगा। ये बचत खाते की तरह मीन्स सेविंग अकाउंट की तरह मांग निक्षेप मीन्स डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते। अगर यूपीएससी में देखें कि बचत खाता आपको समझ में आ सकता है, लेकिन मांग निक्षेप समझ में नहीं आ गया, निक्षेप क्या है, इसीलिए मेरा हमेशा इकोनॉमी के टॉपिक्स को लेकर आपको रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक रहे इकोनॉमिक्स का या कहीं दूसरे सब्जेक्ट का भी, अगर वहाँ पर टर्मिनोलॉजी इंग्लिश से संबंधित अच्छी है, अगर हिंदी की टर्मिनोलॉजी टफ है, तो कोशिश करें कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद रखें। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक जो अभी हमने जस्ट देखा था कि गल्फ कोऑपरेशन जो कंट्रीज हैं वहां से काफी रेमिटेंस भेजते हैं, प्राइवेट रेमिटेंस, और हमने देखा था कि प्राइवेट रेमिटेंस मीन्स निजी संप्रेषण किसका पार्ट है, करंट अकाउंट में इनविजिबल अकाउंट का पार्ट है। मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि करंट अकाउंट का पार्ट है। और यहाँ पूछ रहा है कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी रचना करते हैं। तो अगर हमको कई बार थोड़ा सा भी पता रहता है तो हम क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है पूंजीगत लेखा की रचना कौन करते हैं। हमको पता नहीं क्या है पूंजीगत लेखा, क्या क्या इसमें आता है, लेकिन हमको पता है कि निजी प्रेषित धन हमेशा करंट अकाउंट मीन्स चालू खाते का पार्ट रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मीन्स भुगतान संतुलन में। तो यहाँ से थर्ड नंबर का ऑप्शन अगर गलत है तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा ए, सी एंड डी निकल जाएगा, तो ऑप्शन केवल बी। अगर आपको पूंजीगत लेखा और बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना तो शायद पिछले 1-2 लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, एक बार आप जाके देख सकते हो। अगर हम देखें 7 नंबर का क्वेश्चन, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसका सदस्य कौन नहीं है, तो ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया है। ईरान नहीं था, ईरान तो वैसे भी गल्फ कंट्रीज में नहीं है शामिल, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ ईरान। साथ में इराक गल्फ कंट्रीज होने के बाद भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर सीधे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन।